Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of discharge of surety's liability. As you all know that we are discussing contract of guarantee under Contract Act 1872. So, in today's video, we will discuss about surety's liability discharge. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So, let's move towards the discussion. As you people are well aware about the term surety, surety कौन है? Any person who is giving the guarantee on behalf of principal debtor, जो principal debtor की जगह surety दे रहा है. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी इनिशिएट होती है तो उसके साथ ही श्योरिटी की लाइबिलिटी भी इनिशिएट हो जाती है. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज कैसे होती है. ये आज की हमारी वीडियो का मेन कंसर्न है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म कैसे होती है. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. यानी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. अब वो देखना है कि वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं. सो पहला और मेन हमारा जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय द रेवोकेशन. फर्स्ट क्या है? बाय रेवोकेशन. थ्रू रेवोकेशन श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है. दिस रेवोकेशन इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. हम इन दोनों सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. वैसे तो श्योरिटी की लाइबिलिटी तीन तरह से डिस्चार्ज होती है, तीन सर्कमस्टांसेस, लेकिन आज हम जो हमारा मेन कंसर्न है वो है रेवोकेशन के ऊपर, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 130 और सेक्शन 131 के अकॉर्डिंग. अब देखना ये है कि ये रेवोकेशन इटसेल्फ क्या चीज़ है. सो द वर्ड रेवोकेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मीन कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट और अ स्टेटमेंट. ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी स्टेटमेंट की कैंसिलेशन को हम रेवोकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर श्योरिटी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया था, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को पैसे देगा, ठीक है, जितनी वो प्रिंसिपल डेटर को वो सामान डिलीवर कर रहा है या वो पैसा दे रहा है. अब अगर वो चाहता है कि वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दे तो फिर उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी. सेक्शन 130 और 131 इस रेवोकेशन के साथ डील कर रहे हैं. नाउ व्हाट डज द सेक्शन 130 सेज? Section 130 deals with the revocation of a continuing guarantee. सेक्शन 130 डील कर रहा है कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी की रेवोकेशन किस तरह से होती है. वाइल ऑन द अदर हैंड सेक्शन 131 डील्स विद द रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी. पहली बात, सेक्शन 130 क्या कह रहा है कि रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या है, और फिर सेक्शन 131 क्या कह रहा है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में कॉन्टिन्यूइंग गारंटी की रेवोकेशन क्या होगी. हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखना है सेक्शन 130, जो कि क्या कह रहा था? रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. Continuing guarantee is already explained under section 129. वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी. लेकिन अगर हम ब्रीफली देखें कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है तो हमने ये देखा था कि कंटिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, जो एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए जो गारंटी दी जा रही है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी. नॉट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, बल्कि वो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स में जो गारंटी है उसको कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी. अब ये सेक्शन डिस्कस कर रहा है कि इस कंटिन्यूइंग गारंटी की रेवोकेशन किस तरह से होती है. सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूइंग गारंटी इस तरह से रिवोक होगी. इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, ये एक प्रॉपर एक पैराग्राफ है जिसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करके समझा देती हूँ.
कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। किसी भी टाइम आप इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकते हो। और कौन रिवोक करेगा? द कंटिन्यूइंग गारंटी विल बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एट एनी टाइम। और रेवोकेशन किसके लिए होगी? फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजेक्शन। किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी किसी भी टाइम कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है बाय गिविंग दी नोटिस टू द क्रेडिटर। वो अपने क्रेडिटर के नोटिस में ये बात लाएगा कि वो अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना चाहता है, तो उसके पास ये राइट है, वो इंटाइटल्ड है कि वो किसी भी टाइम इसको रिवोक कर सकता है अंडर सेक्शन 131, राइट। यानी कि सेक्शन 130 क्या कहता है कि क्रेडिटर के नोटिस में बात लाते हुए, क्रेडिटर को इन्फॉर्म करते हुए किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी किसी भी टाइम कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है। अब यहाँ फ्यूचर ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? वही जो हमने एग्जांपल कंटिन्यूइंग गारंटी वाली वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर एक श्योरिटी ने 1 साल तक की गारंटी ली थी, यानी कि 12 महीनों की, अब 6 महीने तक तो उसने प्रिंसिपल डेटर की जगह क्रेडिटर को पैसे देता रहा। अब उसके बाद के जो 6 महीने हैं, अगर वो चाहता है कि उन 6 महीनों में वो अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना चाहता है, तो वो क्रेडिटर के नोटिस में ये बात लाएगा कि मैं अब फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए प्रिंसिपल डेटर की जगह पे नहीं करूंगा, मैं अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना चाहता हूं। तो जैसे ही वो रिवोक करेगा, इसके साथ ही उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 130 ये कह रहा है कि अगर वो क्रेडिटर के नोटिस में ये बात लाता है तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 131, जो कि डील कर रहा है रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी। कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में कंटिन्यूइंग गारंटी को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं। अब सेक्शन 130 में हमने ये तो देखी है कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को किस तरह से रिवोक करते हैं। इस सेक्शन की जो मेन बात है वो क्या है कि श्योरिटी की डेथ के साथ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैसे रिवोक होती है। इस सेक्शन की बेयर एक्ट लैंग्वेज को अगर हम देखें तो इस सेक्शन का जनरल रूल क्या कहता है कि डेथ ऑफ द श्योरिटी के साथ ही कॉन्टिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है। ये इसका जनरल रूल है। डेथ ऑफ श्योरिटी इक्वल्स टू रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब देखना ये है कि डेथ हुई तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी किस तरह से रिवोक होती जाएगी। सबसे पहला पॉइंट जो कि इस सेक्शन का क्या कह रहा है कि इन केस अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के साथ ही श्योरिटी की लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है। यानी कि उसकी लाइफ टाइम तक उसने गारंटी ली थी, लेकिन अगर डेथ हो गई तो उसकी लायबिलिटी खत्म होगी, और उसकी लायबिलिटी खत्म हुई तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी की भी रेवोकेशन होगी। अब इस सेक्शन में ये कहा गया है स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यानी कि डिसीज्ड कौन है? श्योरिटी, जो कि मर गया है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है क्या उसको यूज किया जा सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिंसिपल डेटर की किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। सेक्शन 131 के अकॉर्डिंग अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो उसके बाद स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन लायबल होगा, यानी कि अब उस श्योरिटी की जितनी भी प्रॉपर्टी है लायबिलिटी उस पर आ जाएगी। किन केस में? फॉर एनी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट श्योरिटी, यानी कि अगर उसने अपनी लाइफ टाइम में कोई श्योरिटी देने की, कोई गारंटी देने की उसने कोई वादा किया था, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा था, उसने 2000 से 2002 तक 2 सालों तक की श्योरिटी ली थी कि क्रेडिटर को ये कहा था कि आप प्रिंसिपल डेटर को गुड्स देते जाओ और इन गुड्स का जितना भी पैसा इन 2 सालों में आएगा वो मैं आपको दूंगा। अब हुआ क्या कि 2002 में उस श्योरिटी की डेथ हो गई। ठीक है, 2002 में श्योरिटी की डेथ हो गई। अब क्या होगा कि इन 2 सालों में जितना भी गुड्स क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को दिया है उसके जितने भी पैसे बचते हैं वो श्योरिटी की प्रॉपर्टी से
को सेल करके क्रेडिटर को वापस किए जाएंगे, क्योंकि उसने तो श्योरिटी ली थी। ये ट्रांजैक्शन तो उसकी लाइफ टाइम में हुई है और वो अपनी लाइफ टाइम में इस ट्रांजैक्शन की पेमेंट नहीं कर सका, लिहाजा उसके मरने के बाद लाइबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी पर आ जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके क्रेडिटर को उसकी पेमेंट की जाएगी। लेकिन अब इसमें एक और पॉइंट भी एक्सप्लेन हुआ है, उस सूरत में श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अगर किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बात करो। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर 2002 के बाद भी क्रेडिटर के नोटिस में ये बात नहीं है कि श्योरिटी की डेथ हो चुकी है, इन केस अगर क्रेडिटर को नहीं पता और वो फिर भी प्रिंसिपल डेटर को गुड्स डिलीवर किए जा रहा है कि मुझे तो श्योरिटी पेमेंट करेगा, अब श्योरिटी की डेथ का उसे नहीं पता और वो गुड्स देता जा रहा है। अब जैसे ही उसके नोटिस में ये बात आई कि श्योरिटी की डेथ हो चुकी है और वो ये चाहता है कि श्योरिटी की प्रॉपर्टी को बेच के उसकी पेमेंट की जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी लायबल नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ टाइम के दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो उन ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल है। उस सूरत में इसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, जिसमें हमने 2 सेक्शंस को डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।